नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसैन हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबार की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाजरीन, खबरों पर तबसरे से पहले हम आपको ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हैं सियासत टीवी की जानिब से, और आप उम्मीद करते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको ज़िंदगी भर खुशियाँ अता फरमाएगा और बार बार हमें रमज़ान मुबारक में दाखिल होने का मौका अता फरमाएगा। तो बहरहाल जो पहली खबर है हम आपको बता दें कि नफरत से मुताल्लिक़ है, और आप देखेंगे कि मोदी हुकूमत किस तरह मुसलमानों के तय नफरत का इजहार कर रही है, मुसलमानों के तय ऐसा लगता है कि अदावत का इजहार कर रही है और मुसलमानों को जानबूझकर निशाना बना रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है और सारी दुनिया अच्छी तरह जानती है, सारे हिंदुस्तान अच्छी तरह जानता है कि मोदी हुकूमत 2014 से क्या क्या इक़दामात के जरिए मुसलमानों को तंग कर रही है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है और हर कोई ये भी जानता है कि मोदी हुकूमत का मकसद क्या है और मोदी किसके इशारों पर काम कर रहे हैं, ये भी एक अहम बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि मोदी ने 2014 से अब तक जो भी मुसलमानों के खिलाफ बिल पेश किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से दुश्मनी का नतीजा है। मिसाल के तौर पर सारे मुसलमानों ने मुदाखलत की थी और मुखालिफत की थी तलाक़ सलासा की, लेकिन मोदी हुकूमत ने तलाक़ सलासा बिल पेश किया और आप देखेंगे कि एक ही नशस्त में 3 तलाक़ को उसने मुझे जुर्म करार दिया। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस तरह के तलाक देने वाले शौहरों को सज़ा की गुंजाइश फराहम की। फिर आप देखेंगे कि शहरियत तरमीमी कानून जो था वो भी मोदी हुकूमत ने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाकर पेश किया, और आप देखेंगे खुल्लम खुल्ला मुसलमानों से तासुब, जानिबदारी, दुश्मनी, अदावत, और आप देखेंगे कि जुल्म और जबर का मुजाहरा किया। सारे मुसलमानों ने इसकी मुखालिफत की, इसलिए मुखालिफत की ना सिर्फ मुसलमानों ने बल्कि सेकुलर जहन हिंदुस्तानियों ने, और सारी दुनिया में इस बात पर एहतजाज भी किया गया कि मोदी हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई कर रही है। शहरियत तरमीमी कानून में तमाम मज़ाहिब को शामिल किया गया और उन्हें हिंदुस्तानी शहरियत देने की बात की गई, लेकिन मुसलमान अगर किसी मुल्क से आते हैं तो उन्हें शहरियत ना देने की बात की गई। तो यह भी तासुब और जानिबदारी पर मबनी बिल था। और अब एक बिल आ रहा है, वो है बिल वक्फ तरमीमी कानून, और वक्फ तरमीमी कानून भी इस मामले में मोदी हुकूमत की नीयत गंदी है, बुरी है और मोदी हुकूमत के इरादे गलत है और ऐसा लगता है कि मुतासिबाना और जानिबदाराना है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि कल दोपहर को ये बिल यानी 2 अप्रैल दोपहर 2 तक ये बिल पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा है और इसमें भी आप देखेंगे कि मोदी हुकूमत की नीयत ठीक नहीं है। आपको नाज़रीन बता दूं कि हिंदुस्तान में ये कहा जाता है कि हालिया अरसे में अल जज़ीरा में एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि 15 अरब डॉलर ये की मालियती औकाफ़ी ज़्यादा हिंदुस्तान में है, और दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कहीं औकाफ़ी ज़्यादा हैं तो वो हिंदुस्तान है। तो बहरहाल असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में आज ज़बरदस्त हंगामे के दौरान कहा कि वक्फ तरमीमी बिल जो हैं वो वक्फ बर्बाद बिल है, और आपको ये भी बता दूं कि हुकूमत औकाफ़ी जायदादों को बर्बाद करने के लिए ये बिल ला रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि दस्तूर की दफ़ात 24, 25, 26 और 29 की ये संगीन खिलाफ वर्जी है और हुकूमत मुसलमानों को जानबूझकर ये निशाना बना रही है। तो बहरहाल हम चलते हैं सज्जाद साहब की तरफ और उनसे पूछते हैं कि कल पार्लियामेंट में जैसा कि किरण रिजिजू ने कहा है कि वक्फ तरमीमी बिल पेश किया जा रहा है, तो आप क्या नहीं समझते कि ये मुसलमानों के खिलाफ मोदी हुकूमत की एक और कार्रवाई है? ये बिल्कुल सीधी सी बात है। जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं उसमें तो साफ जाहिर है कि एक बहुत बड़े मंसूबे के तहत, मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत जी वक्फ तरमीमी बिल लाया गया है और इसको पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा है। पार्लियामेंट में पेश करने से पहले जो तमाशा किया गया जी वो तो आप बखूबी जानते हैं। जी हाँ। ये जॉइंट पार्लियामानी कमेटी को ये बिल पेश दिया गया था। जॉइंट पार्लियामानी कमेटी में जो है अपोजिशन के अरकान भी शामिल थे और तमाम अपोजिशन जमातों ने इस बिल की मुखालिफत की थी जी, लेकिन उसके बावजूद जिन जिन लोगों ने मुखालिफत की थी उनको जो है कमरे से बाहर करके सिर्फ बीजेपी की हमनवा जमातों एनडीए के अरकान को जो है कमरे में रहने दिया गया था और फिर जो है नदाई ओर से उस बिल को जेपीसी ने मंजूर कर लिया था, जो तरमीमी
जो तरमीमात थे। जी जी। तो जेपीसी में ने भी जो है 24 तरमीमात की जो है सिफारिश की थी। तो बहरहाल जो है वहाँ भी अपोजिशन जमातों ने साफ तौर पे कहा था कि धांधली की गई है, अरकान को बाहर किया गया, उनको मुअत्तल किया गया, उसके बाद बिल जो है अदाई वोट से जो है पास किया गया, कोई बाज़ाब्ता वोटिंग में नहीं हुई। और जो जेपीसी के जो सरबराह थे जगदम्बी कपाल, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हमने जो है जमहूरी अंदाज में बिल को जो है पास किया है। तो वो जो सारा ड्रामा किया गया है उससे साफ जाहिर है कि एक बड़ी साजिश के तहत ये बिल लाया जा रहा है। और सीधी सी बात है कि बीजेपी सरकार की नज़रें अब औकाफ़ी जायदादों पे गड़ी हुई हैं। औकाफ़ी जायदादों ही पे नहीं बल्कि मस्जिदों, कब्रस्तानों और ईदगाहों पे भी जो है बीजेपी सरकार की जो है नज़रें गड़ी हुई हैं। जिस तरीके से गुज़िश्ता रोज़ जो है यूपी में ईदगाहों में दाखिल होने से लोगों को मना किया गया, रोका गया है पुलिस की जानिब से, बहुत अफसोस। हाँ जी जी। तो उससे साफ जाहिर है कि बीजेपी अगर किसी को टारगेट करना चाहती है तो मुसलमान है। देखिए इससे पहले भी आर्टिकल 370 कैसे जो है ख़त्म किया गया, कश्मीर जो कश्मीर को जो है खुसूसी मराद देने वाला जो आर्टिकल 370 था उसको कैसे ख़त्म किया गया और कश्मीरियों के हकूक़ को कैसे तलब किया गया, ये दुनिया जानती है। देखिए वक्फ बिल से पहले किसानों का बिल भी लाया गया था, लेकिन किसानों ने जब पूरी तरीके से एहतजाज किया, जब किसानों का बिल लाया गया था तो तब भी हुकूमत ने कहा था कि हम किसानों की भलाई का काम कर रहे हैं, लेकिन किसानों ने इसे काला कानून करार दे दिया और एक एक नुक्ते को जो है लोगों के सामने बेनकाब कर दिया था किसानों ने, और कहा था कि ये जो किसानों का बिल है, ये जो एग्रीकल्चर जो है तरमीमी बिल है, इस बिल में सिर्फ़ और सिर्फ सरमायाकारों को इख्तियार देने की बात की गई है और किसान को लेबर के सिवा और कुछ नहीं समझा गया है, और किसानों की ज़मीन हथियाने की कोशिश की गई थी। एग्रीकल्चर बिल में जो है किसानों की ज़मीन हथियाने का जो है एक कानून वहाँ पे शामिल किया गया था और उस बिल को मंजूरी दी गई थी। बहरहाल किसानों की शदीद एहतजाज के बाद आखिरकार हुकूमत ने उस बिल को वापस ले लिया था। अब मुसलमानों की बारी है और यकीनन देखिए किरण रिजिजू की आज मैं बात सुन रहा था, जो पार्लिमानी अमूर के वज़ीर हैं, वो तो बेचारे इतने मासूम बने बैठे थे कि आप हैरत करेंगे रियाज साहब, कि कह रहे हैं कि कुछ तंजीमें हमारी जो है आवाम को गुमराह कर रही हैं, हम ये बिल उनकी भलाई के लिए ला रहे हैं, हम उनको जो है कुछ वो नहीं करना चाहते, हम उनका नुकसान नहीं करना चाहते, हम तो उनकी भलाई चाहते हैं। क्या भलाई चाहते उनकी हैं? भलाई के लिए ये बिल ला रहे हैं हम, और जमातें जो है उनको गुमराह कर रही हैं, उनको झूठ बोल रही हैं, उनको जो है झूठे जो है वो मतलब एक उनको झूठे जो है दावे किए जा रहे हैं। उनसे ये कहा जा रहा है कि उनकी ज़मीनें छीन ली जाएंगी, जबकि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। हम तो चाहते हैं कि उनकी ज़मीनें महफूज हों, हम तो चाहते हैं कि औकाफ़ी जायदादों का सही जो है फ़ायदा उठाया जाए, हम तो ये चाहते हैं। तो बहरहाल अब हुकूमत ये चाहती है और ये चाहने के लिए सारा गेम प्लान किया गया है। तो बहरहाल जो है अब देखने वाली बात यह है कि कल लोकसभा में पेश किया जाएगा तो ये बिल मंजूर कैसे होगा। अगर मंजूर भी हो गया आधी ताकत से, जैसा कि सारी जो है अपोजिशन की भी और मुसलमानों की भी नज़रें फ़िलहाल जो है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की जानिब हैं, तो देखने वाली बात यह है कि ये दोनों कैसे जो है उस बिल की हिमायत करते हैं। कल तो हम देख रहे थे कि नीतीश कुमार जो है ईदगाह में बैठे थे, गांधी मैदान में मुसलमानों के बीच में ईद की नमाज़ पढ़ रहे थे, वो ईदगाह में बैठे थे कल तो वो। अब इससे पहले भी हमने देखा कि चंद्रबाबू नायडू इफ्तार पार्टी कर रहे हैं और इफ्तार पार्टी में मुसलमानों के साथ खड़े होकर नमाज अदा कर रहे हैं। जी जी। तो बहरहाल जो है अदाकारियाँ तो हो रही हैं। अब सही बात तो उस वक्त आएगी जब बिल पार्लियामेंट में पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, और अगर वो मंजूर हो जाता है तो इनकी अदाकारियाँ भी बेनकाब हो जाएंगी। बहरहाल नाज़रीन, आपको बताता हूँ कि अब दो शख्सियतों पर सारे हिंदुस्तान की नज़र है, सारे मुसलमानों की नज़र है कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। वैसे भी नाज़रीन आप देखेंगे कि मोदी हुकूमत टिकी हुई है दो बैसाखियों पर, और वो बैसाखी है तेलुगु देशम के चंद्रबाबू नायडू और जनता दल यू के नीतीश कुमार। अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू वक्फ बिल की मुखालिफत करते हैं तो यकीन मानिए कि हिंदुस्तान की तारीख में उनके नाम सुनहरी अल्फाज में लिखे जाएंगे और ये कहा जाएगा कि फ़िरका परस्ती का प्रचार करने वाली बीजेपी, मुसलमानों को निशाना बनाने
जाने और उनके मजहबी खतूत पर उन्हें जानबूझकर टारगेट बनाने वाली बीजेपी को अगर किसी ने शिकस्त दी है तो वो चंद्रबाबू नायडू ने और नीतीश कुमार ने दी है। लेकिन ये फैसला कल करे किया जाएगा और देखा जाएगा कि वो वक्फ तरमीमी बिल की तायीद करते हैं या उसकी मुखालिफत करते हैं। अगर मुखालिफत करते हैं तो समझिए कि वो हिंदुस्तान के सेक्युलर रिवायतों की तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और हुकूमत को, खासतौर पर मोदी को ये बताएंगे कि ज़रूर हम आपकी तायीद करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है उसको तबाह करने की आपको इजाज़त नहीं दे सकते। अब अंदाज़ा कीजिए कि हिंदू वक्फ यानी हिंदू इंडोमेंट जो है उसमें क्या मुस्लिम अरकान शामिल है? हरगिज़ शामिल नहीं है। तो किस बुनियाद पर मोदी हुकूमत एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 11 गैर मुस्लिम अरकान को वक्फ बोर्ड में शामिल करने वाली है, मरकजी वक्फ बोर्ड में शामिल करने वाली है। और दूसरे वक्फ बोर्ड्स में आप देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नॉन मुस्लिम होगा तो उसे शामिल किया जाएगा और बाएतबार ओहदा भी कई अरकान, हिंदू अरकान को वक्फ बोर्ड में शामिल किया जाएगा। जबकि मौकूफ़ा जायदादों का जहाँ तक मामला है, ये अल्लाह की जायदादें होती हैं, जो अल्लाह वाले होते हैं या खुदा तरस लोग होते हैं, वो मुसलमानों की बहबूद के लिए, उनकी तरक्की के लिए, यतीम व मसाकीन के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए ये मौकूफ़ा जायदादें यानी ये जायदादें अपनी जो जायदादें हैं वो वक्फ कर जाते हैं और उसके बाद ये इस पर इंडोमेंट का, रेवेन्यू का, हुकूमतों का कोई कब्जा नहीं होता। ये और बात है कि हमारे जो दल्लाल हैं, नाम के तो मुसलमान हैं लेकिन मौकूफ़ा जायदादों को जिस तरह वो लूट कर रहे हैं या खसोट कर खा रहे हैं, उसकी वजह से मौकूफ़ा जायदादों की अहमियत घट गई है। मौकूफ़ा जायदादों को यानी अपनों की वजह से गैरों के कब्जे में चली गई है। एंटालिया आप देखेंगे अंबानी का घर है, 27 मंजिला इमारत है और आप देखेंगे कि 15,000 करोड़ का मकान है उस पर। और ये अंदाज़ा कीजिए कि वो भी मौकूफ़ा जायदाद थी और मौकूफ़ा जायदाद को हेरा फेरी के ज़रिए, अय्यारी के ज़रिए, मक्कारी के ज़रिए, धोखादही के ज़रिए फ़रोख्त कर दिया गया। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि हिंदुस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मौकूफ़ा जायदादें हैं। अब हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए, तासुब का मुजाहरा करने के लिए और जानिबदारी का मुजाहरा करने के लिए इस तरह की हरकतें कर रही है। और यकीन मानिए कि कई जो हुकूमत की नज़र में है, कई तारीख़ी इमारतें हैं, कई तारीख़ी मसाजिद हैं, कई तारीख़ी दरगाहें हैं, उनके तहत जो जायदादें हैं वो तमाम की तमाम हुकूमत की नज़र में है। और हालिया अरसे के दौरान सोमनाथ मंदिर के अतराफ जो दरगाहें थी और कब्रस्तान थे और मौकूफ़ा जायदादें थे, उन्हें बिल्कुल ज़मींदोज़ कर दिया गया, उसको उन्हें अपने कब्ज़े में ले लिया गया। यानी मोदी हुकूमत में मनमानी की जा रही है मुसलमानों के खिलाफ और अदालतें देखते ही रह जा रही हैं। तो सज्जाद साहब, अदालतें कब बेदार होगी? जी, ये सबसे बड़ा सवाल है कि अदालतें कब बेदार होंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, अजीब व गरीब किस्म के हालात इस मुल्क में, जैसे कि अब ईद ही की बात करेंगे हम, मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार ईद उल फित्र। मुसलमान जो है ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं, लेकिन जिस तरह का उनके साथ रवैया अपनाया गया उस पर अदालत चुप थी, खामोश थी। अदालत ने जो है पुलिस के रवैये पे कोई सवाल नहीं। कहा जाता है कि लखनऊ में जो है ड्रोन से निगरानी की गई नमाजियों की। जी जी, ड्रोन ऐसा लग रहा था कि जैसे आप जो है दहशतगर्दों की निगरानी कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि जो नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो दहशतगर्द हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब उनका जो रवैया था पुलिस का ये था। खुद अखिलेश यादव ने साफ तौर पे कहा कि बचपन से लेके अब तक मैं जो है ईद की नमाज़ देखता आ रहा हूँ और जब से होश संभाला है मेरे फादर मुझे ईदगाह लेके आते थे लोगों से मिलने के लिए, और मैंने आज तक नहीं देखे इस तरह के हालात। लोगों को नमाज से रोकने का मंजर मैंने आज तक नहीं देखा जो अब मैंने देखा है। ईद की नमाज से लोगों को रोका गया है। उन्होंने कहा कि कितने अफसोस की बात है कि मौजूदा सरकार जो है त्योहारों में रखना डाल रही है और आइन की संगीन खिलाफ वर्जी का जो है सबब बन रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को त्यौहार से रोका गया, लोगों को ईदगाह के अंदर जाने से रोका गया, लोगों को ईद मनाने से रोका गया, लोगों को सड़क पे नमाज़ पढ़ते हैं, सड़क पे नमाज़ पढ़ते हैं करके बदनाम करने की कोशिश की गई। मुसलमानों को जो है एक तरीके से टारगेट आप जो है कर रहे हैं गैर महसूस तौर पे। तो ये जो है बड़ा सख्त बयान जो है अखिलेश यादव का भी आया है, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई जो है कोई रिएक्शन, माफ़ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, अदलिया की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट को आज खुद नोटिस लेना चाहिए था इस संगीन मामले का। सारी दुनिया में कौम का नाम, मुल्क का नाम बदनाम हुआ है। आज हमारा मुल्क, हमारे मुल्क की हमेशा इस बात के लिए तारीफ़ होती है कि एक अजीम तर जमहूरिया है,
इस बात के लिए तारीफ़ होती है कि इस मुल्क में मुख्तलिफ़ ज़ातों के मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग जो है शेर व शकर की तरह रहते हैं। इसके लिए देखिए कहा जाता है कि बड़े बड़े हुक्मरान जो है हैरत ज़ाहिर करते थे कि आखिर इस मुल्क में जो है इतनी बड़ी तादाद में मुतनव्व जो है तहज़ीब के लोग यहाँ रहते हैं, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, लेकिन वो अमन अमान के साथ कैसा रहते हैं, उनके सारे लोगों के जो है आइन में कैसे उनको इख्तियारात दिए गए हैं, सारों के हुकूक़ की कैसे यहाँ पे जो है हिफाजत हो रही है, सारे मज़ाहिब के लोगों को जो है उनकी जो है इबादत आज़ादाना तौर पर करने की किस तरीके से जो है आज़ादी दी गई है, ये बात को लेकर रश करते थे इस मुल्क के बारे में लोग। लेकिन आज क्या हालात कर दिए हैं, देखिए 10 सालों में हालात ख़राब किए गए, लेकिन अब जो हम देख रहे हैं ये इंतहा है, हम तो इंतहा ही करेंगे जो हो रहा है। अभी दिल्ली से खबर आई है कि मस्जिद के पास कुछ लोग भगवा झंडा लेके पहुंच गए। जी हाँ। तो मस्जिद के मुसल्लियों ने एतराज़ किया, उनको वहाँ से भगा दिया, उनको जो है वहाँ नारे लगाने से मना कर दिया। तो अब 10 लोगों के ख़िलाफ़ जो है वहाँ पे जो है बाज़ाब्ता जो है FIR दर्ज किया गया है, मुकदमात उनके खिलाफ दर्ज, और वो भी मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। अरे वो आ रहे हैं गुंडे वो आ रहे हैं शरंगेज़ी करने के लिए, वो शरंगेज़ी करने के लिए मस्जिद की तरफ आए। उनको तो कुछ नहीं कहा जा रहा है, बल्कि जो मज़ाहमत कर रहे हैं, जो शरंगेज़ी से रोक रहे हैं लोगों को, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। कितने अफसोस की बात है, और दुनिया देख रही है। यकीनन देखिए फिर सुप्रीम कोर्ट का लाजिम कुछ ना कुछ नोट लेना चाहिए। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इस मामले में बहुत सख्त नोट ले, और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि जो है इसकी सरजनिशी नहीं की जानी चाहिए, बल्कि जो हरकतें की जा रही हैं उसकी बहुत ज़्यादा सख्त जो है इक़दामात अदलिया की जानिब से होने चाहिए। क्योंकि हुकूमत जिस तरह से, देखिए अखिलेश यादव ने तो दो टोक अंदाज में कहा कि हुकूमत आइन के ख़िलाफ़ काम कर रही है। आपने अखिलेश यादव का नाम दिया सज्जाद साहब, तो हम नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि आज पार्लियामेंट में जो हंगामा हुआ, यहाँ तक कि 2 बजे तक पार्लियामेंट का इजलास भी मुलतवी कर दिया गया। और वैसे भी वक्फ आप देखेंगे कि जो बजट सेशन है उसका यह आखिरी मरहला है मुबाहस का, 4 दिन ही बहस होने वाली है। तो अब इसमें कल जो बिल पेश किया जाएगा उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी की क़यादत में अपोजिशन ने ज़बरदस्त एहतजाज किया, नारेबाजी की। ओम बिरला इतने परेशान हो गए जैसे कि वहाँ पर फहुश कलामी हो रही हो, किसी को कटमुल्ला कहा जा रहा हो, किसी को दहशतगर्द कहा जा रहा हो, इस तरह परेशान हो गए। जबकि ओम बिरला स्पीकर हैं, उनको ये अच्छी तरह मालूम है कि बीजेपी का एक रुकन पार्लियामेंट एक मुस्लिम रुकन पार्लियामेंट के खिलाफ बकवास करता है, भौंकता है कुत्ते की तरह, लेकिन ओम बिरला को कोई एहसास नहीं होता। और जब वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ नारे लगाते हैं तो ओम बिरला को बहुत बुरा लगता है। आखिर क्यों बुरा लगता है? क्या वो हिंदुस्तानी तहजीब और तमद्दुन के बारे में नहीं जानते? यहाँ पर आप देखेंगे कि जमहूरियत है, सेकुलरिज्म है, और अगर कोई अपोजिशन जमात नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ओम बिरला उन्हें रोक दे। तो बहरहाल ओम बिरला बहुत परेशान हो गए, मैं नारे लगाने की इजाजत नहीं दूंगा। तो फिर ओम बिरला की ये जो अकल, वो दानिशमंदी थी, उस वक्त कहां गई थी जबकि बीजेपी का एक रुकन पार्लियामेंट गंदी गंदी गालियां दे रहा था, फहुश कलामी कर रहा था, बकवास कर रहा था। मैं तो समझता हूं कि उसको लात मार कर निकाल देना चाहिए था ओम बिरला को, लेकिन ओम बिरला ने ऐसा नहीं किया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं जमहूरियत पर यकीन रखता हूं, मैं सेकुलरिज्म पर यकीन रखता हूं, अपने मुल्क के इत्तेहाद और सालिमियत पर यकीन रखता हूं, इसीलिए मैं ये कहता हूं। और अपोजिशन, ये मैं ही नहीं कहता हूं बल्कि सारा हिंदुस्तान आज ये कह रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आज वक्फ तरमीमी बिल अगर तुम पेश कर दोगे सिर्फ मुसलमानों के औकाफी जायदादों को हथियाने के लिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में उसे शामिल करने के लिए, तो ये बहुत बड़ी गलती कर रही है मोदी हुकूमत, और इसको उसका खुमियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। अगर आज नहीं तो कल वो इख्तिदार से महरूम होगी, और उसके बाद देखिए क्या उसका क्या अंजाम होता है। यकीनन देखिए जिस तरह के हालात, अब स्पीकर जो है हुकूमत की बात करेंगे जी, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस नौइयत की जो है किस समत में हमारा मुल्क जा रहा है। इस आप लोकसभा के स्पीकर की बात ले लीजिए या राज्यसभा के चेयरमैन की बात ले लीजिए, किस तरह की जो है उनका रवैया है जी। राज्यसभा के चेयरमैन पे तो सीधा सीधा इल्ज़ाम लगाया गया कि वो जानिबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो ऐवान में खड़े होकर उनको जो है बुरा भला कहा था कि आप जो है, क्या आप पढ़े लिखे नहीं हैं, क्या आपको जो है मालूम नहीं है कि आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, आपको मालूम नहीं है कि आपको कैसे जो है इस ऐवान को लेकर चलना है। खुलेआम जो है उनसे कहा गया था कि आप हुकूमत का साथ दे रहे हैं और हुकूमत के
पक्ष में काम कर रहे हैं, आप हुकूमत की हिमायत में काम कर रहे हैं। सज्जाद साहब, क्या ये गुंजाइश फराहम नहीं हो सकती कि भगोड़े शहरों के खिलाफ बिल पेश किया जाए? क्या कांग्रेस को ये तौफीक नहीं हो रही कि वो भगोड़े शहरों के खिलाफ बिल पेश करे? समाजवादी पार्टी को ये तौफीक नहीं हो रही है कि वो भगोड़े शहरों के खिलाफ बिल पेश करे जो अपने बीवियों के जो हुकूक होते हैं, अज़दवाजी हुकूक, वो पूरे नहीं कर सकते और अपनी बीवियों को छोड़कर भाग निकलते हैं? तो इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कानून के तहत इनके खिलाफ इन्हें फौजदारी मुकदमात में मुलविस करार देकर इन्हें जेल की हवा खिलाने के लिए इस तरह के कानून पेश नहीं किए जा सकते? क्या अखिलेश यादव इस तरह की हिम्मत नहीं कर सकते कि वो भगोड़े शहरों के खिलाफ एक खानगी बिल पेश करें पार्लियामेंट में? ये बिल्कुल, देखिए यकीनन जिस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं, 3 तलाक पे तो बिल बनता है। हाँ, फिर भगोड़े शहर के खिलाफ क्यों नहीं बनता? बिल्कुल, जब आप कहते हैं कि जो है आप 3 तलाक नहीं दे सकते, आप जो है बाज़ाब्ता कानून बनाते हैं, तो फिर इस पे भी जो है कानून बनना चाहिए। बहरहाल जो है ये एक अलग बहस है, लेकिन जो हो रहा है वो बहुत तशवीशनाक है, बहुत संगीन है। अरे हिंदुस्तान को बदनाम करके रख दिया गया है। देखिए, साफ तौर पे कहा जा रहा है कि जिस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं, हिंदुस्तान उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इनडायरेक्टली ये कहा जा रहा है। देखिए, मुतहम्मिल ना होना जो है एक बहुत बड़ा जो है कमेंट है, ये आप अंदाज़ा लगाइए। देखिए, हर चीज़ की कैपेसिटी होती है। जी हाँ, एफर्ट नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, हर चीज़ की कैपेसिटी होती है। वो कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी तो फिर क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो जब साफ तौर पे कहा जा रहा है, देखिए हिंदुस्तान ही नहीं, बाहर के भी जो है कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि बीजेपी जिस नौइयत का जो है यहाँ पे माहौल पैदा कर रही है, उसका हिंदुस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कभी भी हिंदुस्तान इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये जो है सोचने वाली बात है कि हुकूमत कहाँ जा रही है, क्या इनका मंशा है, क्या ये चाहते हैं, क्यों ये आपे से बाहर होते जा रहे हैं। आप जो है 240 पे आके सिमट गए, उसके बावजूद भी जो है आप में जो है जिस तरह के हालात आपने पैदा किए हैं, आपको आवाम से तो कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि आप जो है आवाम से कोई लेना देना नहीं है, बस खुद गिने चुने सरमायादार हैं और कुछ आलमी जो है ताकतें हैं, उनका फ़ायदा पहुंचाना आपका जो है मंशा है। यही मालूम हो रहा है जिस तरह के हालात। बहरहाल सज्जाद साहब, मुझे तो ऐसा लगता है कि मोदी हुकूमत अपनी इंतहाई नाकामियों को, जो नाकामियाँ हैं, उसकी बड़ी बड़ी नाकामियाँ हैं, उसे छुपाने के लिए सिर्फ मुसलमानों का सहारा ले रही है और मुसलमानों के खिलाफ बकवास कर रही है, मुसलमानों के खिलाफ बिल्स पेश कर रही है और सिर्फ उसका मकसद यही है कि मुसलमानों को सताओ, मुसलमानों के खिलाफ बोलो, फिर और कामयाबी हासिल कर लो। कब तक बोलोगे, कब तक सताओगे, कब तक डराओगे, कब तक धमकाओगे? एक दिन ऐसा आएगा कि उस धमकी का जवाब भी मिलेगा और ऐसा जवाब मिलेगा कि वोट के जरिए उसका जवाब दिया जाएगा, जमहूरियत के जरिए उसका जवाब दिया जाएगा, सेक्युलरिज्म के जरिए उसका जवाब दिया जाएगा। और जिस तरह आज मैं समझता हूं कि बड़े बड़े लीडरों को मोदी ने जलील किया है, अडवाणी जैसे लीडरों को, हो सकता है कि कल का दिन भी आने वाला है जब मोदी 75 साल के हो जाएंगे और उन्हें भी घर का रास्ता दिखाया जाएगा। तो बहरहाल हम किसी की बुराई, किसी बयान नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें हकीकत का आईना दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान के हर मुहिब वतन हिंदुस्तानी यही कहेगा कि हिंदुस्तान को बचाना जरूरी है, सिर्फ एक मजहब के लोगों को निशाना बनाना अच्छी बात नहीं है। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब आपको लिए चलते हैं और उस खबर का ताल्लुक हैदराबाद से है। हैदराबाद में कहा जाता है कि एक जर्मन सैयाह खातून की इस्मत रेजी की गई। पहले तो ये कहा गया कि उसका इज्तिमाई इस्मत रेजी की गई उसकी, लेकिन बाद में ये कहा गया कि कैब ड्राइवर ने उसके साथ मुंह काला किया है। तो बहरहाल एक मुश्तबा शख्स को इस ज़िम्मन में गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। मेहमानों के साथ इस तरह का सलूक नहीं किया जाना चाहिए, बड़ी अफसोस की बात है। तो बहरहाल ऐसा लगता है कि जो इस तरह की हरकतें करते हैं वो भी मुल्क की बदनामी का बायस बनते हैं, उसी तरह जिस तरह फिरका परस्त दरिंदे मुल्क की यानी बदनामी का बायस बन रहे हैं। और एक नाज़रीन एक और खबर है कि यहाँ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में सोने की कीमत में जारिया साल 19% का इजाफा हुआ है। सज्जाद साहब, अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि फिल वक्त 22 कैरेट का जो सोना है उसकी कीमत 84,250 रुपये फी 10 ग्राम हो गई है, जबकि 24 कैरेट का जो सोना है उसकी कीमत बढ़कर 91,910 रुपये फी 10 ग्राम हो गई है। यानी 1 तोले सोने की कीमत मैंने आपको बताई है। और आपको यही बता दूं कि हैदराबाद में फिल वक्त 22 कैरेट का सोना 85,100 रुपये फी 10 ग्राम यानी फी तोला हो गया है और 24 कैरेट सोना जो है 92,840 रुपये हो गया है। तो बहरहाल ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि यानी कीमत बढ़ती जा रही है मुसलसल बड़ी तेज़ी के साथ। तो आप क्या समझते हैं, अब लोग रियल इस्टेट की बजाय सोना खरीदना शुरू कर देंगे? यही होगा। देखिए जिस तरह के देखिए रियल इस्टेट को तो खैर ये एक अलग कहानी है रियल इस्टेट की, लेकिन
कहा जा रहा है कि जो स्टॉक मार्केट में जो मुसलसल गिरावट आ रही है और जो सरमायाकार जो शेयर खरीदने पे जो है सरमायाकारों की तवज्जो हट रही है, उसकी बड़ी वजह यही है कि सोने की कीमत तेज़ी से बढ़ रही है और सरमायाकारों को लग रहा है कि महफूज सरमायाकारी अगर किसी में है तो वो सोने में है। इसलिए तो लोग सोने की बिस्किट खरीद रहे हैं, ईंटें खरीद रहे हैं, और वैसे भी चांदी की कीमत में भी इजाफा होता जा रहा है। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर आपके सामने पेश करते हुए हम अपना प्रोग्राम खबरों ख्याल अख्तिताम को पहुंचाएंगे, और उस खबर का ताल्लुक पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से है। उन्हें आपको बता दूं कि नोबल अमन इनाम के लिए नॉमिनेट किया गया है, और ऐसा पहली मरतबा नहीं हुआ है बल्कि दूसरी मरतबा हुआ है। वैसे भी इमरान खान फिल वक्त जेल में है और आवाम उन्हें पसंद करती है, लेकिन ये कहा जाता है कि पाकिस्तानी फ़ौज और अपोजिशन जो है नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून और आसिफ जरदारी की पीपल्स पार्टी, वो उनके खिलाफ है। ताहम अब देखना यह है कि अवाम की कामयाबी होती है, इमरान की कामयाबी होती है, या फिर अपोजिशन और जो हुक्मरान जमात है उसकी और इस्टेब्लिशमेंट की कामयाबी होती है। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।